उसामा खान सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी दिल्ली के डिप्टी सीईओ हैं। आपने माइक्रो फाइनेंस के हवाले से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप में शिरकत की है। आपका मौजू है कुरान मजीद और माशी तगोदो माइक्रो फाइनेंस के खुसूसी हवाले से। उसामा खान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है यानी कुरान और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिनेंशियल एक्टिविटीज़, तो उस टॉपिक के तनाजुर में मैं आपके सामने दो आयात के कुछ हिस्से आपके सामने पेश करता हूँ। पहली जो आयत है वो ये है कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है व यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। इन दोनों आयतों में जो गुफ्तगू की गई है वो पहली गुफ्तगू ये है कि जो भी माली मामलात, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें सूद को यानी रिबा को या इंटरेस्ट को हराम करार दिया गया है और तिजारत के नतीजे में होने वाले फ़ायदे को हलाल करार दिया गया है। और दूसरी गुफ्तगू है वो ये कि जो लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी माली तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि उनको इआनतों के तौर पे उनकी मदद की जा सकती है या सदक़ात के तौर पर उनकी मदद की जाती है, तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि सदक़ात को फ़रोग़ दिया गया है। तो इस तनाजुर में अगर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और ये देखें कि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट फ्री या इस्लामिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सिलसिले में क्या गुंजाइश मौजूद है, और इस तरह के इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में गुफ्तगू करें जिसमें डिपॉजिट लिया जा सकता हो और फिर वो डिपॉजिट से लोनेबल फंड क्रिएट करके लोन तकसीम कर सकते हों और इस्लामी फिनेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन बुनियादों पर लोन तकसीम कर सकते हो, ऐसे इदारों के सिलसिले में हिंदुस्तान में क्या गुंजाइश मौजूद है। इस गुफ्तगू को समझने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना होगा कि लॉ ऑफ द लैंड में क्या गुंजाइश मौजूद है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कायम किया जा सके। तो हिंदुस्तान में जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 4 एक्ट के ज़रिए से गवर्न किए जाते हैं। पहला एक्ट जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, दूसरा नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज है और तीसरा कंपनीज एक्ट के तहत निधि कंपनी। तो इन तीनों एक्ट्स में आरबीआई जो है वो फेयर प्रैक्टिस कोड के जरिए से इंटरवीन करता है या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल के सिलसिले में इंटरवीन करता है, और दोनों ही सूरतों में फेयर प्रैक्टिस कोड इन्वॉल्व होता है। और फेयर प्रैक्टिस कोड ये इंश्योर करता है कि एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर करें। जबकि दूसरी तरफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो स्ट्रक्चर है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत आता है, इसमें जो प्रोमोटर्स हैं कोऑपरेटिव के, उनको ये आजादी हासिल है कि वो कोऑपरेटिव के ऑब्जेक्ट में अपने ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकें। वो ये डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट का लेना और विड्रॉवल कराना और कर्ज का तकसीम करना और उसकी रिकवरी करना, ये दोनों इंटरेस्ट फ्री प्रिंसिपल्स पर कर सकता है। जिससे हासिल गुफ्तगू ये है कि इस्लामी फिनांस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मसलन कर्ज यानी लोन, सिंपल लोन जो कि सर्विस चार्ज पर बेस्ड होता है, मुराबहा जो कि कॉस्ट प्लस लोन है, इजारा जो कि रेंटल इनकम बेस्ड लोन है, पार्टनरशिप फिनेंसिंग जिसे मुशारका कहते हैं या फिर स्टार्टअप फिनेंसिंग जिसे मुजारबा कहते हैं, ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के स्ट्रक्चर में मुमकिन है। हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव के 2 डिफरेंट एक्ट्स मौजूद हैं। एक एक्ट है जिसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहते हैं, ये सेंट्रल एक्ट है और इसके तहत जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस कायम किए जा सकते हैं। और दूसरा जो है वो स्टेट एक्ट है और हर स्टेट का अलग एक्ट है जिसमें लिबरल एक्ट्स भी हैं और ओल्ड स्टेट एक्ट्स भी शामिल हैं जिसके तहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कायम की जा सकती है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट है।
इस एक्ट के तहत ये गुफ्तगू जो चल रही थी हिंदुस्तान में कि बाज़ इंस्टीट्यूशंस जो है वो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाज़ इंस्टीट्यूशंस जो है वो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से डिपॉजिट लेने का जो इख्तियार है वो वापस ले लिया जाए। तो 2019 में जब इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया तो स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड और सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड तमाम कोऑपरेटिव्स को उसने जो है वो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। तो इन दो बुनियादों पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए या इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही रेलेवेंट लीगल स्ट्रक्चर है जिस पर इंस्टीट्यूशंस कायम किए जा रहे हैं। अब इसके सिलसिले में जो दूसरी गुफ्तगू है वो गुफ्तगू ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए से इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो नीडी लोग हैं, यानी जिनको एग्जैक्टली इन फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत है, उनके लिए कौन सा बेंचमार्क है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसकी रिपोर्ट को मालिगम कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मालिगम कमेटी रिपोर्ट ने ये डिफाइन किया था कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, यानी उसका हाउस होल्ड इनकम के साइज की बुनियाद पे उसको डिफाइन किया, और ये डिफाइन किया कि माइक्रो फाइनेंस लोन का साइज क्या होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने लिए, यानी इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपनी आउटरीच को जो नीडी लोग हैं वहां तक इंश्योर करने के लिए माइक्रो फाइनेंस के मालिगम कमेटी के जो रिपोर्ट है उसको अपने बेंचमार्क के तौर पे अडॉप्ट किया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और बैंकिंग के दरमियान फर्क जो है वो फर्क ये है कि बैंक्स जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करने का इख्तियार उनको हासिल है, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो मेंबर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कोऑपरेटिव को डिपॉजिट लेने का इख्तियार इसी बुनियाद पर दिया गया है कि वो जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे वो प्रैक्टिसेस जो है अपने मेंबर्स के दरमियान करेंगे, यानी पहले वो मेंबर बनाएंगे, उसके बाद उनका डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, उनके डिपॉजिट को जमा करेंगे, जब जरूरत होगी उनको विड्रॉवल देंगे, लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे और लोनेबल फंड क्रिएट करके कर्ज देंगे। तो ये जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें इस्लामी फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इन्फ्यूजन किया गया है। निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब ने इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जिस तरह से डिफाइन किया है, तो वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मेंबर बेस्ड स्ट्रक्चर है, जहां पर मेंबर अपनी डिपॉजिट को जमा करते हैं, जब जरूरत होती है तो वो विड्रॉ करते हैं वहां से पैसा, और एक लोनेबल फंड क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, और उस लोनेबल फंड से बवक्त जरूरत और बकदर जरूरत कर्ज हासिल करते हैं। किसके लिए? अपने कंजम्पशन की जरूरत के लिए, और फिनेंसेस हासिल करते हैं अपने बिजनेस की जरूरतों के लिए। और जो उस इंस्टीट्यूशन को चलाने का खर्च है वो आपस में मिलजुल कर बर्दाश्त करते हैं, और जो उसका मुनाफा या नुकसान है उसको बाहमी पार्टिसिपेशन से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से जो है वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोऑपरेटिव का यानी जब वो इस्लामी प्रिंसिपल्स पे, इस्लामी फिनेंस के प्रोडक्ट्स को और इस्लामिक फिनेंशियल जो सर्विसेज है उसके डिज़ाइन को जब वो अपने बायलॉज का हिस्सा बना लेते हैं, बायलॉज में ऑब्जेक्ट का हिस्सा जब बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पर जो बात शुरू होती है वो गवर्नेंस की शुरू होती है। तो बेसिकली इसमें तीन तरह का वो एस्पेक्ट है जहां पर गवर्नेंस की जरूरत होती है। पहला जो है वो कोऑपरेटिव का जनरल मैनेजमेंट है, और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और तीसरा जबकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये इंश्योर करना कि जो इंटरेस्ट फ्री प्रिंसिपल्स हैं, शरिया के जो उसूल हैं इस्लामी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के सिलसिले में और इंस्ट्रूमेंट्स के सिलसिले में, उन ज़ाब्तों की पासदारी, उन उसूलों की पासदारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो प्राइमरी जो मैनेजमेंट है वो जनरल बॉडी, गवर्निंग बॉडी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कोऑपरेटिव की, वो ये इंश्योर करती है कि जो जनरल मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली उसको इंश्योर किया जाए, यानी प्रोफेशनल बुनियादों पर उसको कंडक्ट किया जाए। दूसरा जो एस्पेक्ट है गवर्नेंस का
वो ये है कि जो कोऑपरेटिव के कंप्लायंस हैं, जो फिनेंस के कंप्लायंस हैं, उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। तो यहां पर जो मॉनिटरिंग होती है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की मॉनिटरिंग होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग होती है, और तीसरा जो है वो शरिया कंप्लायंस के सिलसिले में जो मॉनिटरिंग है वो शरिया स्कॉलर्स की, शरिया बोर्ड की, या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो शरिया ऑडिट करे और शरिया सर्टिफिकेशन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का कर सके, उनके जरिए से शरिया कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनका इसमें ख्याल रखा जाता है। अब ये कि जब ये इंटरेस्ट फ्री जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो इस ऑपरेशंस को समझने के लिए या इसकी डीपनिंग में जाने के लिए जो इसके 2 मेजर लिम्स हैं उनको समझना जरूरी है। यानी ये कि फंड का इनफ्लो क्या है और फंड का आउटफ्लो क्या है। आउटफ्लो से मुराद ये कि कैश आउटफ्लो से ये मुराद कि उसका फंड का एप्लीकेशन क्या है, फंड एक्यूमुलेट कैसे हो रहा है और फंड का एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए, जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड है वो शेयर है। यानी जब एक आदमी मेंबर बनता है कोऑपरेटिव का तो वो एक नॉमिनल शेयर सब्सक्राइब करता है और मेंबर बन जाता है, और उसके बाद वो अपना डिपॉजिट अकाउंट खोलता है और उसमें जो है वो कोऑपरेटिव में डिपॉजिट करना शुरू करता है। तो जो शेयर्स हैं उसको 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला जो है वो जनरल इक्विटी है जो कि मेंबरशिप की कंडीशन है। दूसरा जो है वो इक्विटी फ्रॉम सरप्लस है, यानी ऐसे लोग जो यानी जिनके पास सरप्लस इनकम मौजूद है और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि वो सोसाइटी के पास कुछ वक्त वो पैसा मौजूद रहे और उससे वो जरूरतमंदों को कर्ज दे। तो ऐसे जो शेयर हैं उसको इस हेड के तहत मोबिलाइज करते हैं। और तीसरा जो है वो वेंचर इक्विटी है। वेंचर इक्विटी से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो इन्वेस्ट करें पैसा, वो इक्विटी के तौर पे कहीं पे पैसा लगाएं और रिस्क में शामिल हों उस इन्वेस्टमेंट के, और वहां से अगर मुनाफा होता है तो उस मुनाफे के हिस्सेदार बने। तो इस कंडीशन पर जो लोग शेयर लेना चाहते हैं वो इस हेड के तहत मोबिलाइज होता है। तो ये 3 सोर्सेज हैं जहां पर शेयर कैपिटल जो है वो मोबिलाइज होता है। फिर जो दूसरा साइड है और जो मेजर साइड है जो कि बड़ा पोर्शन जमा करता है इन कोऑपरेटिव्स में, वो डिपॉजिट है, जिसमें डेली डिपॉजिट स्कीम है। डेली डिपॉजिट स्कीम के तहत जो है वो डोर स्टेप पे कलेक्शन होता है, और ये छोटे छोटे कारोबारियों के लिए ये डिपॉजिट स्कीम काम करती है, जहां पर वो अपनी जो डेली इनकम है वहां से कुछ पैसा सेव करता है और जब उसको जरूरत होती है वो विड्रॉ करता है। इस प्रोडक्ट के तहत जो है वो इसमें सर्विस में जो डेली कलेक्टर है कोऑपरेटिव का, वो उसके डोर स्टेप पे जाता है, कलेक्शन लेता है और ला करके कोऑपरेटिव में जमा करता है। दूसरा जो है वो जनरल सेविंग अकाउंट्स हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो मंथली इनकम वाले लोग या वीकली इनकम वाले लोग, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और दूसरे वर्किंग विमेन्स हैं, सैलरीड लोग हैं, इस तरह के लोगों के अकाउंट होते हैं। तीसरा जो अकाउंट का नेचर है वो फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट का नेचर है, जिसमें हज अकाउंट, उम्रा अकाउंट, इस तरह के अकाउंट्स जो है वो खोले जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि एक आदमी जो उम्रा के लिए प्रोविजन करना चाहता है पैसा, वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पैसा जमा करता रहता है और एक टर्म ऑफ मैच्योरिटी तय होता है, उस टर्म पे वो टर्म ऑफ मैच्योरिटी पे विड्रॉ करता है। तो ये एक हिस्सा है। और दूसरा जो लिम्ब है वो फिनेंसिंग का है। तो फिनेंसिंग के लिम्ब में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिमांड लोन का है। डिमांड लोन बेसिकली कंजम्पशन लोन के जमरे में आता है, और इस तरह के कर्ज जो है वो कोऑपरेटिव्स सर्विस चार्ज बेस पे, एक्चुअल सर्विस चार्ज जो उस कर्ज को डिसबर्स करने और मेंटेन करने में जो खर्च आता है उस खर्च पर कोऑपरेटिव्स जो है वो कर्ज मुहैया कराते हैं अपने मेंबर्स को। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मुराबहा का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें मोस्टली जो है वो कंज्यूमर अप्लायंसेस और कॉमर्शियल मशीनरीज एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल पर जो प्रोवाइडर है या होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ जो है वो नेगोशिएट किया जाता है
डीलर्स प्राइस पर वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं और एमआरपी पे वो मेंबर को मुहैया कराया जाता है, और जो एमआरपी अमाउंट है वो डिफर्ड इंस्टॉलमेंट्स में मेंबर से हासिल किया जाता है। और इसमें जो प्राइस है दोनों, यानी जिस प्राइस पर कोऑपरेटिव ने हासिल किया है और जिस प्राइस पर वो मेंबर को मुहैया कराया जा रहा है, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। ये शरिया कंप्लायंस का एक पार्ट है। तीसरा जो फाइनेंसिंग का जो प्रोडक्ट है वो इजारा है या रेंटल इनकम बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें मोस्टली जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग, जिसमें ऑटो रिक्शा फाइनेंसिंग, बैटरी रिक्शा फाइनेंसिंग, आजकल जो है वो डिलीवरी बॉयज का जो है वो यानी बहुत ज्यादा स्केल उसका बढ़ा है उस काम का, तो उसके लिए लड़कों को जो है वो बाइक्स की जरूरत आजकल बहुत ज्यादा है, तो टू व्हीलर फाइनेंसिंग, इस तरह के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो कोऑपरेटिव्स कर। तो कोऑपरेटिव जो है अपने एक्सपेंसेस जो कवर करती है, उसके सिलसिले में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमने डिफाइन किए, तो एक तो बेसिक था कि वो सर्विस चार्ज यानी एक्चुअल कॉस्ट जो किसी कर्ज को डिसबर्स करने और उसको मेंटेन करने में आती है, जिसमें ना ही इंस्टीट्यूशन के लिए कोई प्रॉफिट होता है, ना ही डिपॉजिटर के लिए कोई प्रॉफिट होता है, और ना ही शेयर होल्डर्स के लिए कोई प्रॉफिट होता है। और कोऑपरेटिव्स जहां से अपने लिए सरप्लस क्रिएट करती है या इंस्टीट्यूशनल कैपिटल क्रिएट करती हैं, वो मुराबाहा फाइनेंसिंग है, और इजारा यानी रेंटल इनकम बेस्ड फाइनेंसिंग है, और कुछ हिस्सा जो है उसका वो मेंबरशिप फी और डोनेशन से कवर होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है अभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेट में, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस या इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस का, इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है जिसका नाम सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी है। तो सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी जो है वो 3 मैंडेट्स के साथ काम कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री, माइक्रो फाइनेंस और कोऑपरेटिव। और ये तीनों मैंडेट्स जो है वो नॉन नेगोशिएबल हैं, और कोऑपरेटिव्स को जो कि सहूलत के साथ एफिलिएटेड हैं उनको इन तीनों कंप्लायंसेस को इंश्योर करना होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेट में इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने के लिए सहूलत का जो एक्सपर्टाइज है वो लीगल एक्सपर्टाइज, यानी पहला एक्सपर्टाइज लीगल एक्सपर्टाइज है, जिसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बायलॉज का प्रिपरेशन, स्टेट एक्ट्स की और उनके रूल्स की स्टडी, और वहां पे उन स्टेट्स में लोकल प्रोमोटर ग्रुप डेवलप करके और उनको उन एक्ट के जो कंप्लायंसेस हैं उनको उनके साथ एम्पावर करके रजिस्ट्रेशन की फाइलिंग, ये बुनियादी चीज है। जब कोऑपरेटिव रजिस्टर हो जाती है तो ब्रांच का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उस प्रोसेस का दूसरा हिस्सा है। तो ब्रांच का जो है वो डिजाइन क्या होगा, ब्रांच में प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स और फाइनेंस के प्रोडक्ट्स कौन से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ब्रांच की स्टेशनरी क्या होगी, टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर क्या यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो है वो क्या यूज होंगे, फिर वहां पे स्टाफिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, ये तमाम जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है ये कोऑपरेटिव को सहूलत मुहैया कराता है। और सहूलत का एक स्टाफ उस कोऑपरेटिव पर कुछ वक्त रह करके उस पूरे सिस्टम को इन प्लेस करके, और जब वो ऑपरेशनल हो जाती है कोऑपरेटिव तो वो लोकल मैनेजमेंट को हैंड ओवर करता है। तीसरा जो सपोर्ट है वो रिसर्च का सपोर्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत सहूलत जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के लिए नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करती है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रूडेंस के जो नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हैं और वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस में को कस्टमाइज करके इंडियन बैकग्राउंड में कोऑपरेटिव का जो स्टाफ है, उसका बोर्ड है, उसको वो एम्पावर करती है, और रेगुलर जो है वो ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है रिसर्च सपोर्ट के तहत। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो एक बहुत अहम पहलू है। वो उसकी जरूरत को इस तरीके से समझा जाए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने के लिए इसको सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाना बहुत जरूरी है। और इस सॉफ्टवेयर में 3 तरह के कंप्लायंसेस को इंश्योर करना जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। पहला ये कि वो कोऑपरेटिव के जो कंप्लायंसेस हैं उनको भी पूरा करता हो, शरिया के जो कंप्लायंसेस हैं उनको भी पूरा करता हो, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके जो कंप्लायंसेस हैं उनको भी पूरा करता हो। तो ये 3 बुनियादी जरूरतें हैं।
साथ ही साथ जो है वो सहूलत इस बात की तरफ भी जो है वो काम कर रही है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मेंबर जो है वो ऐप बेस्ड यानी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकें, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकें। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी कोऑपरेटिव के लिए तैयार किया जा चुका है और कोऑपरेटिव्स जो है वो उस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन ये कि मेंबर्स जो है वो विद इन द कोऑपरेटिव और आउटसाइड द कोऑपरेटिव जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकें। ये जो है वो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। एडवोकेसी जो है वो एक बहुत अहम सपोर्ट है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सहूलत मुहैया कराता है। और एडवोकेसी के सिलसिले में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो बात यह है कि हम जो है इस एडवोकेसी को सिर्फ इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव की एडवोकेसी के तौर पे नहीं देखते, बल्कि यानी इंडिया का जो पूरी जो कोऑपरेटिव की इंडस्ट्री है उसके एडवोकेसी के तौर पे देखते हैं। इसको मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाता हूं कि 2012 में माइक्रो फाइनेंस बिल पेश हुआ था। उस माइक्रो फाइनेंस बिल के जरिए से कोऑपरेटिव के डिपॉजिट लेने के इख्तियारात को खत्म किया जा रहा था। सहूलत ने जो है वो इस पे एडवोकेसी की। उसने एडवोकेसी में जो है वो जो नेशनल फेडरेशन है कोऑपरेटिव का उसको भी इंगेज किया, कोऑपरेटिव यूनियन को भी इंगेज किया, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई का उसको भी इंगेज किया, मेजर कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको इंगेज किया और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सहूलत ने सबमिशन भेजा जिसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था। और ये जो एडवोकेसी है ये 2019 तक चलती रही। बीच में जो है डिपॉजिट बैनिंग बिल आया, फिर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल आया, और इन तीनों प्रोसेसेस में ये बात स्ट्रांगली जो है वो पॉलिसी मेकर्स रिकमेंड करते रहे कि कोऑपरेटिव का डिपॉजिट लेने का इख्तियार वापस लिया जाना चाहिए। मगर इस एडवोकेसी के जरिए से हमने ये कामयाबी हासिल की कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का डिपॉजिट लेने का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी रहा और कोऑपरेटिव को रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। मौजूदा वक्त में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की 87 ब्रांचेस 12 मुख्तलिफ स्टेट्स में काम कर रही हैं, सहूलत के एफिलिएशन में काम कर रही हैं। 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो है वो इन कोऑपरेटिव्स की बेनिफिशियरी हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 214 करोड़ का कर्ज दिया गया था। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। रेगुलेटरी चैलेंज जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चैलेंजेस होते रहते हैं। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम और माइक्रो फाइनेंस बिल की मिसाल मैं ऑलरेडी आपके सामने पेश कर चुका हूँ। फिनेंस एक्ट 2021 में एक इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 194N। सेक्शन 194N ये कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन के तौर पर डिफाइन नहीं है या इंडिविजुअल अगर अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए एक साल में विड्रॉ करता है, एक अकाउंट से या मल्टीपल अकाउंट से, तो उस पर TDS अप्लाई होगा। अब कोऑपरेटिव जो है वो सिमिलर टू बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है, मगर चूंकि वो एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन में शामिल नहीं है, वो डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो विड्रावल करा रहा है, उसका 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रावल जो है वो हर साल अपने बैंक उसके करंट अकाउंट से होता है और इस वजह से जो है उसके ऊपर TDS अप्लाई होता है। तो ये एक इशू है जिस पर सहूलत एडवोकेसी कर रहा है। सेक्शन 269S, सेक्शन 269T, ये दोनों सेक्शंस जो है वो डिपॉजिट के विड्रावल और लोन के डिसबर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो कोऑपरेटिव के सामने आते रहते हैं और केस टू केस बेसिस पे उसको रिजॉल्व भी किया जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यानी सहूलत की कोशिश ये है इसके सिलसिले में कि एक जो एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्ट है इन रेगुलेशंस के सिलसिले में उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, उसको डिफाइन किया जाए। फिर एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ट्रेन्ड मैन पावर का चैलेंज है। ऐसा मैन पावर जो यानी शरिया कंप्लायंस को भी एड्रेस कर सके, ऐसा मैन पावर जो
कोऑपरेटिव में प्रोफेशनल मैनेजमेंट को की ज़रूरत को पूरा कर सके, ऐसा मैन पावर जो फिनांस की जो प्रूडेंस है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो कोऑपरेटिव के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मोटिवेटेड रिसोर्सेज के ज़रिए से, हाईली मोटिवेटेड रिसोर्सेज के ज़रिए से कोऑपरेटिव, हाईली मोटिवेटेड प्रोमोटर ग्रुप के ज़रिए से कोऑपरेटिव बनाई जाती हैं। लेस एम्पावर्ड, लेस इक्विप्ड विद टेक्निकल स्किल्स जो है वो मैन पावर हायर किया जाता है। ट्रेनिंग पर जो है वो बहुत काम करना पड़ता है और इस तरीके से जो है वो कोऑपरेटिव में काम करने के लिए मैन पावर तैयार किया जाता है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। ये तमाम जो कोशिशें हैं, असल में ये गुफ्तगू के इस्लामी बैंक में के इस्लामिक बैंकिंग का परमिशन हिंदुस्तान में मिले और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उसको शामिल किया जाए और एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इसके सिलसिले में खड़ा हो सके जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर सके। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्राइटेरिया क्या है या उसके सिलसिले में बेंचमार्क क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, आर गांधी रिपोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। आर गांधी रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड ये करती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है उस वक्त जबकि कोई पॉलिसी चेंज दरकार हो, और ये होने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साइज जो है वो 20,000 करोड़ का साइज का पोर्टफोलियो जो है उसका होना चाहिए, तब वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, यानी 87 ब्रांचेस, 200,000, more than 200,000 families and a loan portfolio of 214 crores, ये जो है एक स्टेप है उस तरफ कि जबकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर को एक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर के तौर पर हम रिकॉग्नाइज करा सकें और इसके सिलसिले में जो है वो एडवोकेसी की जाए और राइट पॉलिसी मेकिंग की तरफ उसको डायरेक्ट किया जाए। तो इसी के साथ जो है वो अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।